बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज की बहुत ही अहम खबरें जो कि काबीना का पहला इजलास आज मुनक्किद हुआ और इत्तेहादियों की एक काबीना थी, बड़ी काबीना थी, उसका इजलास आज मुनक्किद हुआ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत, जिसमें कि मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बात हुई। लेकिन जो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जो कि आज अमरीका के दौरे पर भी रवाना हो रहे IMF के साथ बात करने के लिए, उसमें उन्होंने काफ़ी तफसीलात बताई। बल्कि यूँ कहा जाए कि साबका हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट मिफ्ता इस्माइल साहब ने पेश की और ये भी कहा कि IMF के साथ मुज़ाकरात करने ज़रूरी हैं। जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक उन्होंने कहा कि एक बारूदी सुरंग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस हुकूमत के लिए बिछा दी है, यानी कीमतों में इजाफा ना करके, पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा ना करके एक तरह से नई हुकूमत को आजमाइश में डाल दिया है। इसी तरह से जो पार्टी फंडिंग केस है, फॉरेन फंडिंग केस, उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शंस दिए कि 30 दिन के अंदर अंदर जो है ये मामला सुना जाए और इसका फैसला सुनाया जाए। इसके खिलाफ आज असद उमर साहब जो हैं वो पहुंचे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इंट्रा कोर्ट अपील भी उन्होंने उसकी भी दरखास्त की है। यानी उनका कहना है कि इसको मजीद सुना जाए। पहले एक जज साहब थे, अब उन्होंने कहा है कि बड़ा पैनल बनाया जाए, लार्जर बेंच बनाया जाए जो कि इस मामले को सुने और इसको 30 दिन के अंदर फैसला करने से रोका जा सके। सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों चाहती है कि इसका फैसला जल्द अज जल्द ना हो और क्यों ताखीरी हरबे जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये बहुत ही अहम सवाल है। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी खबर तोशा खाना के हवाले से सामने आई है, जिसमें कि मियां गुल हसन साहब जो कि मुअज़्ज़ज़ जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने आज ये कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म अपने जो उनको तहाइफ मिले हैं उनको जमा करवाएं और उनकी तफसीलात को मंजर आम पर लाने के लिए भी आज कोर्ट ने हिदायत दी हैं, आला अदालत ने हिदायत दी हैं। ये आपको याद रहे कि फैक्ट फोकस ने जो स्टोरी छापी है, ये बहुत ही अहम केस है तोशा खाना के से मुतालिक, जिसमें कि मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वो तहाइफ देते हैं सरबराहान मुमलिकत को और वो यहाँ पे जमा होते हैं। एक मुकर्रर कीमत जो होती है उसके एवज वो उसको खरीद भी सकते हैं। लेकिन यहाँ जो केस है वो कतई तौर पर मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इल्जामात भी हैं कि साबिक वज़ीर आज़म ने वो जो तहाइफ थे उनको बेच दिया आगे। ये बहुत ही एक अहम स्टोरी है और उस पर आज काफ़ी अहम बातें भी की और ये भी कहा मियां गुल हसन साहब ने कि ये रियासत की जिम्मेदारी होती है और रियासत के ये तहाइफ होते हैं, किसी के जाती तहाइफ ये नहीं होते हैं। बहरहाल तफसीलात मंजर आम पर लाने का हुक्म भी उन्होंने दिया। ये दिलचस्प कहानी ये है कि साबिक वज़ीर आज़म को कब और कितने तोहफे मिले। फैक्ट फोकस की जो स्टोरी है उसके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि अब साबिक वज़ीर आज़म है, 18 सितंबर 2018 को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से पहले दौरे के मौके पर भी तोहफे दिए गए। 8.5 करोड़ की कीमती घड़ी की सिर्फ 1 करोड़ 70 लाख रुपए की अदायगी की गई और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया ने मामूली रकम अदा करके 7 रोलेक्स घड़ियां, कई कीमती हार, ब्रेसलेट, अंगूठियां और कई हीरों की जो चेन्स हैं, सोने का कलम वो भी लिया। इसके अलावा जो इसमें बहुत अहम सवाल है वो ये है कि जो इसी स्टोरी में फैक्ट फोकस ने ये लिखी है कि ये इल्जाम लग रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया ने कीमती तहाइफ को पाकिस्तान में टैक्स हुकाम से 3 साल से ज्यादा अरसे तक छुपाए रखा। ये संगीन इल्जाम है। उन्होंने 3 साल तक इन अशिया से मुतालिक रकूम का जिक्र नहीं किया। इमरान खान ने 1981 से 2021 तक के गोशवारों को सामने रखकर यह दावा किया कि वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया ने इन तहाइफ का जिक्र कहीं पे नहीं किया। यानी इन जो फैक्ट फोकस की स्टोरी है उसमें यह दावा किया गया है कि 81 से लेकर 21 तक के जो टैक्स गोशवारे हैं उनको सामने रख के, यानी उनकी जांच पड़ताल के बाद ये स्टोरी दी गई है कि वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया ने इन तहाइफ का जिक्र जो है वो तज़किरा कहीं नहीं किया। इसी तरह से इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म 66 साल से जो उनका करियर था उसमें से भी ज्यादा पहले साल में जो है वो कमाया। ये स्टोरी के मुताबिक वो ये कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म ने अपने 66 साल करियर में इतना नहीं कमाया जितना यानी उम्र है ज़ाहिर है उसके हिसाब से वो कह रहे हैं, जैसा कि बतौर वज़ीर आज़म पहले 2 माह में तोशा खाना के तहाइफ से उन्होंने कमाया। तहकीक के मुताबिक इमरान खान के करियर में सबसे ज्यादा कमाई 2011 में सबसे ज्यादा रही जो 2 करोड़ रुपए थी, जबकि बतौर वज़ीर आज़म तोशा खाना से हासिल की गई रकम 8.5 करोड़ रुपए बनती है। ये तमाम जो स्टोरी है ये फैक्ट फोकस ने जमा की है और इस सिलसिले में आपको याद होगा कि एक पाकिस्तान के इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं, शहरी भी हैं, राना अबरार,
23 नवंबर 2020 को उन्होंने आला अदलिया से रुजू किया था कि तोशाखाना के तहत जो मालूमात हैं और ये मालूमात तक रसाई के एक्ट के तहत उन्होंने ये मुतालबा किया कि उनको चाहिए और काबीना डिवीजन उसकी तफसीलात फराहम करें। आज उसी सिलसिले में कोर्ट ने अहकाम दिए हैं। 15 सितंबर 2021 को राना बराज जो थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे, जहां अदालत ने उन्हें ये मालूमात फराहम करने के लिए कहा था, लेकिन ना हो सके, यहां तक कि उनको बहुत कुछ फेस भी करना पड़ा। आज उनको ही हमने अपने प्रोग्राम में पहले दावत दी है, उसके बाद हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी होंगे। राना बरार हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जी राना साहब, ये बताइएगा कि आप इतने अरसे से इस मामले को देख रहे हैं बतौर सहाफी, आप गए भी हाई कोर्ट में भी तोशाखाना के हवाले से जो है वो मुल्क को आपने मामले को आपने उठाया है, तो इमरान खान साहब के पास आपके मुताबिक कितने तहाइफ होंगे और कितनी मालियत के तहाइफ होंगे कि जो तफसीलात आप मांग रहे हैं इस वक्त? अभी तक जो एक तो डॉक्यूमेंट सामने आया है, वो उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक तो 112 तहफ हैं, लेकिन बहुत सारे तहफ मिसिंग हैं, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक जिसकी वजह से मैं आरटीआई में रिक्वेस्ट भेजी थी, फिर मैं पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में गया था, तो 2 दोस्त मुमलिक हैं, उन्होंने महंगी गाड़ियां भी दी थी, इसके अलावा गोल्ड प्लेटेड कोलाशन कोफ भी है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी पूरी मालूमात नहीं आई हैं, टुकड़ों टुकड़ों में मालूमात आ रही हैं। और आज जज साहब ने बहुत वाज़ेह हुक्म दिया है, उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर ये तमाम मालूमात फराहम कर दी जाएं और इसके अलावा पिछले 20 साल के दौरान जो भी जिन्होंने तोहफे अपने पास रखे हैं वो वापस जमा कराए जाएं। तो मेरा एक सवाल ये भी है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से कि इन्होंने तो कई तोहफे जो कि मुल्क से बाहर या पाकिस्तान के अंदर मार्केट में बेच दिए हैं, ये वो तोहफे कैसे वापस लेकर आएंगे, वो कैसे वापस जमा कराए जाएंगे? एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है कि जो अभी तक कोई डॉक्यूमेंट एक फिर रहा है, नेट पर भी दस्तयाब है, लेकिन उसमें तोहफों की स्पेसिफिकेशन नहीं है। मैंने 23 नवंबर 2020 को जो आरटीआई रिक्वेस्ट भेजी थी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को, उसमें मैंने 5 सवाल किए थे, जिसमें एक ये था कि तमाम तहफ के डिटेल स्पेसिफिकेशन मॉडल वगैरह वो तमाम बताया जाए, क्योंकि उससे का ताल्लुक है अंडर प्राइसिंग के साथ। जब भी कोई हुकूमती ओहदेदार या प्राइम मिनिस्टर गिफ्ट रिटेन करता है तो उसकी प्राइस डिटर्मिनेशन डिप्टी सेक्रेटरी करता है, वो होली सोली होता है, उसके जवाबदेही इख्तियारात होते हैं। वो लाख रुपए वाले तोहफे का चाहे 1000 रुपया प्राइस डिटरमिन कर दे, फिर उसका 50% देना पड़ता है। मैंने रोलेक्स की वेबसाइट चेक की तो उनकी घड़ियों के कोई 400 मॉडल है, सबसे सस्ती पाकिस्तानी रुपए में 40,000 रुपए की है और महंगी से महंगी 25 करोड़ रुपए तक की भी जाती है। अब जो लिस्ट घूम रही है उसमें सिर्फ घड़ी लिखा हुआ है रोलेक्स की, उसका मॉडल और स्पेसिफिकेशन नहीं है। जब तक वो पता नहीं चलेगा हम अंडर प्राइसिंग का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जज साहब ने जो ऑर्डर किया है कि जो मैंने मालूमात मांगी थी आरटीआई रिक्वेस्ट में वो तमाम की तमाम फराहम की जाए। और उनमें एक क्वेश्चन ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो पेमेंट की थी वो किस अकाउंट से हुई है, किसके अकाउंट से हुई है, हेड ऑफ अकाउंट, अकाउंट नंबर, बैंक नाम, ब्रांच का नाम, तमाम चीजें मैंने मांगी हैं। तो जब सामने आएगा तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, तो ये शायद करोड़ों रुपए से अरबों रुपए का। तो ये बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं, जो फैक्ट फोकस ने स्टोरी की है वो कह रहे हैं 8 करोड़ की मालियत की ये तहाइफ है, आपके नजदीक ये ज्यादा है? कितने मालियत है? जी बिल्कुल इससे ज्यादा के हैं, क्योंकि ये तो प्राइस डिटर्मिनेशन के मुताबिक है। ठीक है, ये मार्केट वैल्यू नहीं है, ये तो सिर्फ वो प्राइस है जो डिप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद अहद उनका नाम था, जो बाद में इनको ट्रांसफर कर दिया गया हाई कोर्ट के खौफ से, वो अभी स्टेबलिशमेंट डिवीजन में है, उन्होंने ये प्राइस डिटर्मिनेशन की थी। इसकी मार्केट वैल्यू का हमें उस वक्त पता चलेगा जब इन गिफ्ट्स की स्पेसिफिकेशन हमें बताई जाएगी कि कौन सा मॉडल है, कौन सी स्पेसिफिकेशन है और कौन सा मटेरियल है उसके ऊपर। ये सारी चीजें जब आएंगी तब पता चलेगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये अरबों रुपए के गिफ्ट है, ये करोड़ों रुपए के नहीं है। और ये ऐसे ही लिए गए हैं जैसे 1 लाख रुपए की चीज 500 रुपए देकर ले ली जाए और बाद में 1 लाख रुपए की मार्केट में बेच दी जाए। दूसरा अहम सवाल यह है कि कौन से मुल्क का वजीर आजम है जो तोहफे मार्केट में बेच देता है? आज तक दुनिया में कोई ऐसी मिसाल है? बल्कि कोई दोस्त किसी दोस्त को बर्थडे के ऊपर गिफ्ट करे, वो भी अगर बेच दे तो बहुत बुरा लगता है, उसका भी प्रोटेस्ट करता है। ये कौन सा तरीका है कि एक तो इन्होंने गिफ्ट की तौहीन की है, गिफ्ट प्रेजेंट करने वाले की तौहीन की है, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशन, फॉरेन इंटरेस्ट
की तौहीन की है, उनको डैमेज किया है इन्होंने। मतलब किसी मुल्क के वजीर आजम का ये मकाम है, ये म्यार है कि वो तोहफे। जाहिर है ये अखलाकी सवाल तो बनता है, लेकिन आप 1.5 साल से तकरीबन आप कोर्ट में हैं, तो आपको क्या क्या देखना पड़ा है राना अबरार, इस पे आप थोड़ा सा बताइए इस स्टोरी के पर। जी, मुझे बहुत इसमें इशू हुए, हत्ता कि मैं आपको एक बताऊं कि ये जो मेरे सामने फाइल रखी है, ये मेरे घर से चोरी करने की कोशिश की गई। एजेंसियों के लोग आए थे, खवातीन आई थी जिन्होंने मेरे घर की तलाशी ली। उसके बाद वो तो मैंने सेव रखी हुई थी, बच गई थी चोरी होने से, लेकिन पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन से फाइल चोरी हो गई। फिर उन्होंने फाइल रिकंस्ट्रक्ट की, मुझसे फोटोकॉपी लेकर उसको बाकायदा इंफॉर्मेशन कमीशन ने डिसीजन किया था। इसके अलावा मुझे मुसलसल जब तक पीटीआई की हुकूमत रही है, मेरी सर्विलेंस होती रही है, लोग मेरे पीछे होते थे, गाड़ी के ऊपर हर वक्त मेरा पीछा करते थे। एक बार मेरे ऊपर एक ट्राइबल एरिया का बंदा था, पीटीआई का वर्कर था, उसने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की और लोगों ने बचा लिया था मुझसे। इसके अलावा यह है कि मुझे इसी की पादाश में अपनी नौकरी से बेरोजगार होना पड़ा था। मुझे रोजनामा जहां ने पाकिस्तान से इस नहीं बल्कि सबका हुकूमत ने फारिग करवा दिया था, और जहां भी मैं अप्लाई करता था तो वहां पर मुझे आखिर में यही कहा जाता था कि भाईजान आपको अगर हम अपॉइंट करेंगे तो फिर हमारे इख्तियार बंद हो जाएंगे, हमारा इदारा बंद हो जाएगा। इवन के एक बड़ा टीवी चैनल है, उसके मालिक ने मुझे सामने बैठकर कहा कि हमारी मजबूरी है, हम आपको अपॉइंटमेंट आपकी नहीं कर सकते हैं। मुझे ये सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ी है। ये अब भी मुझे एडवाइस है प्रेस क्लब की तरफ से भी है और सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से भी है कि बाहर अगर जाए तो मास्क पहन कर जाए, क्योंकि आपको खतरा हो सकता है। ये सारी चीजें मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी है जी। अच्छा, इस केस की वजह से। राना साहब, इवन के उस हुकूमत ने हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को भी थ्रेट किया। जब उन्होंने 13 अक्टूबर को डेट थी, कहा कि तमाम तहफ वापस लिए जाएं और म्यूजियम बनाया जाए, तो केपी गवर्नमेंट के डायरेक्टरेट ऑफ हेरिटेज एंड म्यूजियम ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और डिप्टी कमिश्नर स्वात को डायरेक्टिव जारी किया था कि इनका घर सेक्शन 4 लगाकर जब्त कर लिया जाए। अच्छा, जिसके ऊपर काफी लेदे हुई थी और फिर केस गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी भी हो गया था। ये सारी चीजें हुई हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अब तो हुकूमत तब्दील हो गई, तो आपकी क्या तवक्कुआत हैं? क्या राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है उसके तहत आपको अब डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो आप मांग रहे हैं? मुझे यकीन तो नहीं कह सकता, उम्मीद है, क्योंकि आज मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को भी यही क्वेश्चन किया था, मीट दी प्रेस में आई हुई थी, क्योंकि जो सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन है अहमद नवाज सुखेरा साहब, जी, उन्होंने धमकी देकर कहा था कि वफाकी हुकूमत से बड़ा कोई बदमाश नहीं होता और मैं ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं लेने दूंगा। तो अब भी वो बैठे हैं। मेरा ख्याल है कि जब तक अहमद नवाज सुखेरा सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन है वो इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, या तो उनको तब्दील करना पड़ेगा या प्राइम मिनिस्टर को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, तब मेरा ख्याल है कि ये मालूमात मिलेगी, वरना फिर मैं तो बहुत शुक्रिया दूंगा। बहुत शुक्रिया अबरार सुखेरा साहब से हम जरूर राब्ता करेंगे इस स्टोरी के हवाले से भी, लेकिन एक बड़े जिम्मेदार ऑफिसर हैं। देखना ये कि क्या हुकूमत, जो नई हुकूमत है, कैसे रिस्पॉन्ड करती है। और राना अबरार जो है वो अभी भी जॉबलेस हैं, जो उन्होंने फेस किया वो इस्लामाबाद के बहुत से सहाफी, प्रेस क्लब उसके गवाह भी हैं। उम्मीद है कि ये जो सच तक रसाई है पाकिस्तान के सहाफियों की और जो सच कहने की आजादी है, इसको सल्ब नहीं किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नाज बलोच साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ होंगे जनाब यावर बुखारी साहब लाहौर में, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के रुकन भी हैं और सीनियर रहनुमा भी हैं, जलसागाह में बल्कि मौजूद हैं। और हमने सुना है कि साबिक वजीर आजम को कुछ थ्रेट्स भी हैं, उस पर भी हम उनसे बात करेंगे। हम मुंतजिर हैं मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब का, जो कि PMLN के रुकने कौमी असम्बली है, थोड़ी देर में हमेशा ज्वाइन करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं यावर बुखारी साहब आपके पास आना चाहती हूँ। पहले तो ये बताइएगा कि ये तोशा खाना की स्टोरी से शुरू करें या जो थ्रेट्स आई हैं, थ्रेट्स से शुरू करते हैं, क्योंकि आप जलसागाह में मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि वजीर आजम, साबिक वजीर आजम को जो है वो थ्रेट्स हैं, तो उनको अब वीडियो लिंक के ऊपर मुखातिब होना चाहिए अवाम से। तो आपके पास क्या तफसीलात है इस बारे में? देखिए, मेरे पास कोई ज्यादा तफसीलात तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजो। ज्यादा तफसीलात मेरे पास नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि इमरान खान साहब को थ्रेट्स आ रही हैं
اور جس جانب سے تھریٹ آ رہی ہے، جس قسم کی تھریٹ آ رہی ہے، وہ ڈیٹیلز ایجنسیز کے ساتھ بھی شیئرڈ ہیں، ان کو بھی پتہ ہے. اور عمران خان صاحب ایسے بندے نہیں ہیں کہ جو ویڈیو لنک سے کریں انلیس ایجنسیز ان کو فورس کر دیں کہ نہیں آپ نے ویڈیو لنک سے ہی کرنا ہے. لیکن یہاں پہ آپ ماحول دیکھیں، اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکے کسی ٹائم پہ کہ لوگوں کے اندر ایک گرمجوشی ہے، لوگوں کے اندر ایک انتظار ہے کہ ہم لوگوں نے کراچی سے بھی بڑا ایک جلسہ یہاں پہ کرنا ہے. اور یہ جلسے اس لیے کر رہے ہیں کہ کچھ حقیقتیں بتائیں، لوگوں کو اویئر کریں، لوگوں کی ذہن سازی کریں کہ بھائی اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آج تک ہوتا کیا رہا ہے، اور ہم لوگ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا، یہ اس وقت خیر صاحب اس وقت تو حکومت عثمان بزدار صاحب کے پاس ہے، وہ ابھی بھی وزیر اعلیٰ ہیں، گورنر بھی آپ کے ہیں، تو پھر سیکیورٹی کا انتظام تو خود آپ کی حکومت کے پاس ہی ہوگا وہاں پہ، نہیں؟ نہیں، یہاں پہ تو صوبائی حکومت کے پاس ہی ہوگا. لیکن دیکھیں جس قسم کا ایک ابہام ہے کہ حلف نہیں اٹھایا ہے حمزہ شہباز نے اور بزدار صاحب ایز ایکٹنگ بیٹھے ہوئے، آپ دیکھیں کہ یہ وہ اس طریقے سے پورے اختیارات کے ساتھ ایک وزیر اعلیٰ نہیں بیٹھا ہوا ہے جس طریقے سے اس دن صوبائی اسمبلی کے اندر پولیس کو گھسایا گیا. وہ بتاتا ہے، وہ دکھاتا ہے کہ ڈائریکشنز پرائم منسٹر کی طرف سے سارے آ رہے ہیں، کنٹرول سارا پرائم منسٹر صاحب کا ہے، یہاں پہ شہباز شریف صاحب کا ہے. اور یہی افسوسناک بات ہے کہ وہ اتنی باتیں کرتے رہے اور انہوں نے جو کچھ کیا برعکس کر دیا. اچھا، توشہ خانہ پہ بھی فرما دیجیے. آپ کر رہے تھے بالکل صحیح بات. جی توشہ خانہ کے اوپر جو آپ بات کر رہی ہے، میں اس بات کے بالکل حق میں ہوں کہ توشہ خانے کے جو کاغذات ہیں، جو تفصیلات ہیں، پچھلے 75 سال کی کھولیں، بالکل کھولنی چاہیے. جس نے غلطی کی ہے اور اس کے بارے میں بالکل سامنے آنا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے. جتنے تحفے دیے گئے، جو کچھ جیسے جس طریقے سے حاصل کیا، جو کچھ کیا، اس کو بالکل عوام کے سامنے آنا چاہیے. آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن جو موجودہ حکومت ہے اور پھر ریاست مدینہ کا بھی آپ لوگ دعویٰ کرتے تھے، تو جو خلیفہ وقت ہوتے تھے وہ تو اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے، تو کیوں نہیں عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی تفصیلات بتا دیتے؟ ان کو ابتدا کرنی چاہیے. آپ کو پیش کیا، خان صاحب نے بولا ہے. نہیں، خان صاحب نے تو بولا ہے کہ بالکل ہر چیز سامنے ٹرانسپیرنٹ ہے، انہوں نے پیش کیا اپنے آپ کو. پرابلم کیا ہے کہ یہ جو ایک موومنٹ چل پڑی ہے، پشاور کا جلسہ، کراچی کا جلسہ، اسلام آباد کا 27 تاریخ کا، پھر ابھی لاہور کا، ان کے حواس باختہ ہیں. یہ بالکل پاگل ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس موومنٹ کو کیسے روکے. آپ ٹویٹر کے ٹرینڈز کے ساتھ دیکھیں جس طریقے سے یہ لوگ مستیاں کر رہے ہیں، اور کبھی نقطہ اوپر، کبھی ٹے ادھر، کبھی یہ ادھر، کبھی وہ ادھر، کبھی واو نکال دیتے ہیں، جو مرضی کرتے رہیں. خدا کی قسم یہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ خان کو روکے کیسے. اور یہی تو خوبصورت بات ہے. نہیں، بالکل یہ ان کا حق ہے. خان صاحب تو بالکل عوام کے ساتھ ان کا تعلق وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، بڑے وہ مقبول رہنما بھی ہیں، یہ بات تو درست ہے. لیکن سر ٹویٹر کے اوپر پاکستان کی عوام نہیں چلتی. ٹویٹر جو ہے وہ اور چیز ہے، سوشل میڈیا اور چیز ہے، عوام اور چیز ہے. ہاں آسمان، مسئلہ یہ ہے کہ عوام ساتھ کھڑی ہوئی ہے نا. آپ چاہے دنیا کے کسی ملک میں جہاں پہ پاکستانی بستے ہیں، آپ ان کے ادھر آپ جلوس اور جلسے دیکھ لیں، آپ پاکستان کو دیکھ لیں، اور آپ ایک وہ اینکر ہیں کہ جس کے دل میں ایک خوف خدا اور ایک عدل موجود ہے. آپ مجھے بتائیں کیسے جلسے ہو رہے ہیں؟ اچھے جلسے بہت اچھے ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. آئی مین لوگ دیکھتے ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے جلسے ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے زیادتی کر رہے ہیں. وہ جلسے بہت اچھے ہو رہے ہیں، بڑے جلسے ہو رہے ہیں. خان صاحب ایک مقبول رہنما ہے، ایک سیاسی حقیقت ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے عوام، اور میں آتی ہوں ابھی امریکی سازش پہ بھی آؤں گی کیونکہ آج امریکیوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے سابق وزیر اعظم کی، وہ بھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے اور مجھے پتا ہے آپ بتائیں گے اس پہ. لیکن ناز، یہ جو توشہ خانہ والی سٹوری ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے. وہ کہہ رہے سابق وزرائے اعظم جو ہیں وہ بھی اپنا بتائیں. سابق صدر پہ بھی توشہ خانہ کا ایک کیس چل رہا ہے، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف پہ بھی چل رہا ہے. تو یہ تو ریاست کی امانت ہوتی ہے. تو کیا آپ لوگ بھی اپنے پبلک کریں گے؟ بالکل درست ہے. جی، میں ناز سے پوچھ لوں، پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں. یہ ناز سے سوال ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما المیہ یہ ہے کہ جب ان کے اوپر
फॉरेन फंडिंग का मामला आता है और फॉरेन फंडिंग केस में जब पेशरफ्त होने लगती है तो ये रोना शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं भाई सिर्फ हमारा नहीं होना चाहिए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की भी फॉरेन फंडिंग के केस साइमल्टेनियसली शुरू होने चाहिए। तोशाखाना की बात होती है कि जनाब आपको बैरून मुल्क से एक घड़ी मिली और उस घड़ी को आपने जाके जो है दुबई में जाके फरोख्त किया, तोशाखाना से कम कीमत में वो उठाई और उसके बाद उसको जाके इतने पैसों की जरूरत थी हमारे मुल्क के वजीर आजम को कि उन्होंने जाके ये घड़ी जो है बैरून मुल्क दुबई बेची और फिर जाकर वहां तक पहुंची भी बात, जिन्होंने तोहफा दिया था उनको भी खबर पता चली कि ये घड़ी जो है उनकी तोहफतन दी हुई वो बेची जा रही है मार्केट के अंदर। बात यह है कि जब ये अपने मामलात पे ये कहते हैं कि जी ट्रांसपेरेंसी अक्रॉस द बोर्ड, तो 3.5 साल तक आप मुझे बताइए क्या शुगर स्कैम या पेट्रोल की कीमतों में जो रातों रात अरबों रुपए की करप्शन की गई, जेबों में डाका डाला गया अवाम के, इनके तमाम मामलात के ऊपर हमने नहीं देखा कि कोई जूं रेंगी हुई हो, कोई हरकत हुई हुई हो। सिवाय ऑपोजिशन की विच हंटिंग, इंतकामी कार्रवाई, कभी जरदारी साहब को बख्तरबंद में डालना, कभी यदि फरियाल तालपुर साहिबा को बख्तरबंद में डालना, कभी शाहिद खाकान अब्बासी को बख्तरबंदों में डालना, कभी ऑपोजिशन की पूरी, कभी शहबाज शरीफ साहब को बख्तरबंद में डालना, ये सबको बख्तरबंदों में डाल के इन्होंने सैरें कराई हैं जेलों की जाके। वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अभी देखिए आप हुकूमत वक्त है इस वक्त, ठीक है, और ये जो कल मेहरगढ़ में हुआ, सिंध के अंदर मैं आज वहाँ पे 200 घर जल गए हैं, कितने जख्मी हुए, क्या उस पर भी कोई जवाबदेही बनती है या नहीं बनती है? बिल्कुल, वहाँ पे सिंध हुकूमत इज इन एक्शन और वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी के साथ जो है वहाँ पे हमारे मिनिस्टर्स ऑन फुट ऑन ग्राउंड खड़े हुए हैं, वहाँ पे इन चीजों को निपटा जा रहा है, देखा जा रहा है, लोगों की फौरी तौर पे इमदाद के लिए हुकूमत पहुंची है। लेकिन ये जो बात तोशाखाना की बात है आसमा, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं कैसे भूल जाऊं कि इमरान खान साहब 2012 में, 2011 में, 2013 में, 2014 में और 2020-21 तक बार बार ये कहते रहे कि जब वक्त हुक्मरान खुद बैठा हुआ हो और वो अगर बैठकर कोई कारोबार करे तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो क्या ये कारोबार नहीं किया उन्होंने कि सस्ते में आप जो है तोशाखाना से चीजें उठाएं और उसको महंगे दामों जाके मार्केट में फरोख्त करें? आपको इतना ही अच्छा लगा था हीरे का हार, लेकिन ये गैर अखलाकी जरूर हो सकता है, लेकिन गैर कानूनी इन्होंने उन्होंने पे की है। आसमा, इन्होंने पैमाने बनाए थे, स्टैंडर्ड्स बड़े हाई किए थे, इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे। इन्होंने कहा था कि जी हम तो बिल्कुल अच्छा मैंने ब्रेक लेने मतलब मैं ये आपसे भी पूछूंगी क्योंकि आप लोगों को भी अब आप सारी चीजें जो है ट्रांसपेरेंट करनी पड़ेगी। यार भाई जी बात मैंने पहले कही है कि हम लोगों को पेश होना चाहिए। अच्छा बिल्कुल सही बात, दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात नहीं, आप पेश नहीं हो रहे ना, मैं इस मामले में पेश नहीं हो रहे, असल में ये पेश नहीं हो रहे। कल भी बात हुई तो इन्होंने कहा कि जी हम क्यों अकेले, पहले फॉरेन फंडिंग दूसरों का खोलें। आप अपना एहतसाब से भागते क्यों हैं, आप रोते क्यों हैं? अच्छा बिल्कुल नहीं भागते। नाज आप जब हमारे साथ खड़ी थी आप भी यही बातें करती थी सारी, लेकिन हकीकत सामने आ गई ना वक्त पे। मुझे तो वक्त पे पता चल गया। अच्छा बुखारी साहब, मुझे तो बहुत वक्त पे हकीकत पता चल गई, बिकॉज मैं अपनी आंखों से देख कर ये तमाशे देख रही थी कि आप कौन से झूठ बोल रहे हैं। ओके, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद सुकून से बात करते हैं। आर्गुमेंट बिल्कुल आर्गुमेंट का पूरा वक्त मिलेगा, इस तरह से ओवरलैपिंग से समझ नहीं आएगी कौन बात क्या कर रहा है। तो मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद इस पर भी आएंगे और कुछ आज अमरीकियों से साबिक वजीर आजम की मुलाकात भी हुई है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ यावर बुखारी साहब भी हैं और नाज बलोच साहिबा भी हैं। अब चूंकि नाज हुकूमत का हिस्सा है तो मैं एक आपसे फिर दोबारा आपके पास आती हूँ, फिर जवाब आपने देना है। लेकिन यावर बुखारी साहब, अब जैसे अमरीकी कांग्रेस की खातून आई हुई है और बहुत अच्छी बात है, आज वो बनी गाला भी गई, मुलाकात भी हुई, डिप्लोमेट्स जितने यहाँ पे एम्बेसी में उनसे भी मुलाकात हुई, लेकिन मीडिया में जाहिर है कि उस पर तनकीद हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि पहले जो मुलाकातें चंद हुई उसको इशू बनाया गया और कहा गया कि अमेरिकी साजिश के साथ उसको जोड़ा गया। तो ऐसा है कि आज उस साजिश से मुतालिक जो है वो साबिक वजीर आजम ने उनको बताया हो कि आपने हमारी हुकूमत गिराई है, कोई एहतजाज तो किया होगा उन्होंने? नहीं,
बिल्कुल किया होगा, इन्वॉल्वमेंट तो उनकी है, वो तो क्लियर है, वो उसमें हमें कोई शक नहीं है। लेकिन मसला क्या है कि जब ये अमेरिकन्स ने ये पूरा एक धमकी दी और फिर बोला कि आप देखें ना, अभी 200 कुछ मिलियन डॉलर एकदम रिलीज कर दिए खान साहब के जाने के बाद, ये क्यों किए एकदम, मतलब पहले क्यों नहीं किया? हालांकि ये पैसा उन्हें पहले भी देना था, ये तो हमारा मिलिट्री सपोर्ट फंड है ना, ये तो चंद अरब डॉलर का इनको देना चाहिए था पहले, इन्हें क्यों नहीं दिया, आज क्यों दे रहे? एक बात। नंबर 2 कि अभी अमेरिकन अपनी पोजीशन क्लैरिफाई कर रहे हैं अवाम की खान साहब को हिमायत देकर। वो भी देखते हैं ना कि पल्स, अपनी उंगली पल्स पे रखते हैं, वो भी देख रहे हैं कि अवाम किसके साथ है। वो अवाम के अंदर बैठ के वो साजिश तो करवा सकते हैं। नहीं, आपके ख्याल में जो चंद दिन पहले तक हुकूमत गिरा रहे थे, अब वो जलसे देखकर इमरान खान साहब से मिलने के लिए आ गए और तस्वीरें भी पब्लिक कर दी और हंसी खुशी बहुत खुशगवार माहौल में मुलाकात की। आसमा देखिए, आसमा हम लोग जब इंग्लैंड में मैं पढ़ता था ना, तो बीबीसी को हम लोग समझते थे कि ये सच्चाई का सबसे बड़ा ये एक निशान है, सिंबल है। लेकिन हमने बीबीसी को झूठ बोलते वक्त देखा और पकड़ा, और MI6 उनके दफ्तरों के अंदर बैठी होती थी। और सर, अभी तक तो कोई बीबीसी के खिलाफ हमने नहीं देखा कि कोई सबूत आया हो। अभी तक कोई सबूत आया तो मुझे बताइए किसी स्टोरी पे। मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड में आपको बताऊंगा कि इन लोगों ने क्या किया था ये 80 की दिहाई में, और ये 81 से 85 यावर भाई, अब ये वो खत वाला मामला ना करेंगे। खत जो था वो ऑफ द रिकॉर्ड बता दें जी। ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ। ये लोग ये सारे एक ये इनके अंदर एक तासुब मौजूद होता है अपनी हुकूमतों के एजेंडास को लेके जाने के लिए। CNN, फॉक्स आप देख रहे हैं जिस तरीके से कॉविन पावेल ने बोला कि इनके पास फलां और उन लोगों ने वो झूठी खबरें चलाई। देखिए, जहां तक बात है अभी अमेरिकन्स की, अमेरिकन्स अपनी पोजीशन क्लैरिफाई खान साहब के सामने करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने मामलात खान साहब के साथ इनके खराब हो चुके हैं और जितनी आपस में एक नाचाकी डल चुकी है, उसको वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल अगर खान साहब आ गए तो फिर पाकिस्तान का क्या अच्छा, मतलब ये अमेरिका डिप्लोमेसी के लिए वो आए थे खान साहब से मिलने के लिए। ये तो वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं और अपनी सिर्फ और कुछ भी नहीं कर रहे। वो इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। वो जो नुकसान कर चुके हैं उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं था, ऐसे था। ये बातें तो हमने बहुत दफा सुनी है। ऐसे 10 लोग आएंगे, बात करेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका तो मतलब ये नाज से पूछ लूं, इसका तो मतलब ये कि अमेरिका घबरा गया खान साहब से, इसलिए वो अपनी पोजीशन। यावर भाई, ये सवाल तो मेरा बनता है ना जी। देखिए, वैसे ये भी एक ज़हनी कैफियत होती है जब इंसान अपने आप को इतना लार्जर देन लाइफ समझना शुरू कर देता है कि वो समझता है दुनिया में हर जो भी अमल हो रहा है वो किसी न किसी तरीके से इन्हीं को इफेक्ट करने के लिए पॉलिटिकल मामलात तय हो रहे हैं। अमेरिका क्या कर रहा है, कोई कहाँ आ रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, हर चीज में कनेक्शन खान साहब को उनके साथ ये जोड़ रहे हैं मामलात के साथ। बात यह है कि इल्हान उमर जो है वो बहुत ही कॉम्पिटेंट, बहुत ही काबिल और बहुत ही एक पॉपुलर वहाँ पे कांग्रेस वुमेन है अमेरिका में। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जब US विजिट्स होते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं और सियासतदान जब पॉलिटिकल लोग जाते हैं या सहाफी हजरात जाते हैं तो वहां पे मुलाकातें होती हैं, सेनेटर्स से होती हैं, कांग्रेस वुमेन से होती हैं, टू नो ईच अदर। और इस तरीके से आपके डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो उसमें एक्सचेंज प्रोग्राम्स में और मुख्तलिफ मौकों पर आपके व्यूज एक्सचेंज होते हैं। आप बताते हैं उनको अपने बारे में और अपना जो भी आपकी मुख्तलिफ चीजों पे इश्यूज के ऊपर डिबेट होती है, बात होती है। कश्मीर इशू को लेकर और मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर अक्सर हम अपना नैरेटिव वहां पे जाके बताते हैं कि हमारा क्या मुद्दा है। तो मुलाकातें तो हमारी भी वहां पे बैरून मुल्क जाते हैं। इल्हान उमर से मैं पर्सनली भी मिली हूँ, मैं ये बता रही हूँ। मुलाकातें तो होती हैं और जब वो यहाँ आते हैं तो वो यहाँ पे आके मिलते हैं, तमाम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के हेड से मुलाकात करते हैं, जस्ट टू नो दैट यू नो कि पाकिस्तान की सियासत में या जो दे आर नॉट दैट इंटरेस्टेड जितना यावर बुखारी साहब बता रहे हैं, जो मेरी अपनी जाती फील है। क्योंकि अमेरिका की अपनी सियासत, अमेरिका की अपनी, उनकी अपनी नहीं, आप अपनी बारी में बात कर लीजिएगा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि अगर कोई अपनी पॉलिटिकल पर्सन वहां से यहाँ पे अगर आई है, कांग्रेस वुमन आई है एंड शी इज पेइंग अ विजिट, हमें कोई एतराज नहीं है। हम तो इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में नारा लगाया था, अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ये नारा इन्होंने लगाया था, PTI के पार्लियामेंटेरियंस ने लगाया था, चिल्ला चिल्ला के लगाया था। 2 हफ्ते भी नहीं हुए
इस बात को। अच्छा, अभी कल लाहौर का जलसा है तो मैंने पूछना है यावर भाई से, यावर भाई साहब से पूछना है। आप अगर अमरीकियों से मिलते हैं, जिसमें मेरी नजर में इसमें कोई हर्ज नहीं है, मेरी नजर में इसमें कोई हर्ज नहीं है। इमरान खान साहब 2010, 11, 12, 13 कई सालों से जो है वो एम्बेसडर से, डिप्लोमेट से मिलते आए हैं, हमने कभी एतराज नहीं किया। सही बात है। अच्छा, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप मिले तो वाह वाह शानदार, दूसरा मिले तो गद्दार। मैं ब्रेक के बाद इसको जरूर पूछूंगी आपसे, मैं ब्रेक लेनी है मुलाकातों के ऊपर जो है शानदार की चर्चा ना करें। मुझे ब्रेक लेनी है यावर भाई, ब्रेक के बाद मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछ लूंगी, आप इसको जरूर क्लैरिफाई भी कर दीजिएगा। लेकिन हाल ही में चंद सहाफियों की तस्वीरें भी चलवाई गई और कैंपेन बना के चलाई गई कि वो अमेरिका से उनकी मुलाकातें हुई है। मेरा भी बताया गया, हालांकि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, और अगर हुई भी है तो ये हमारा काम है, प्रोफेशन का हिस्सा होता है। सियासतदानों की चलाई गई, नूर आलम खान को बाकायदा धमकियां मिली हैं इस मामले के ऊपर कि वो जो खान साहब बार बार ये नैरेटिव दे रहे हैं कि उनकी मुलाकातें हुई और उसके बाद जो है वो रिजीम चेंज की बात जो है वो कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर पीटीआई की मुलाकातें हों तो सब ठीक है, लेकिन अगर सहाफी मिले, सियासतदान मिले, तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? लेकिन छोटी सी ब्रेक, इस पर जरूर मैं यावर बुखारी साहब का भी कमेंट लूंगी और फॉरेन फंडिंग केस पे बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब चूंकि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है यावर बुखारी साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि फॉरेन फंडिंग केस है, तोशा खाना है, पीटीआई क्यों ताखीरी हरबे जो है वो इस्तेमाल करी है? क्यों नहीं अपनी चीजें बता देती कि ये मामलात हैं, इनको जल्द से जल्द निपटाया जाए? क्यों ये सवाल पैदा हो रहा है? मैं एक जुमले में इसको कवर करता हूँ कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर रखनी चाहिए, और मैं कह रहा हूँ पिछले 75 साल का रिकॉर्ड निकालना चाहिए। एक एक तोहफा जो मिला उसके बारे में बताना चाहिए, क्या हुआ, किससे दिया, किसको दिया, उसके साथ क्या हुआ। ये आई थिंक आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस कि बिल्कुल आवाम को पता चलना चाहिए। दूसरी बात जो नाज बलोच ने की और बड़ी खूबसूरती से उसको एक ट्विस्ट किया और घुमाया उसको, हम कभी भी किसी फॉरेन डिग्निटरी के, किसी सियासी को मिलने के या किसी अखबार के कॉलम नफीस को या एंकर को मिलने के हम खिलाफ नहीं है। हमने इस पर्टिकुलर मौके के ऊपर हमने बात की है कि जो कुछ अमेरिका ने किया वो एक सोची समझी साजिश के साथ इसके सबूत नहीं है यावर बुखारी साहब, इसके सबूत मौजूद नहीं है। वो आपको सबूत आपको साबित भी करना पड़ेगा, सिर्फ इल्जाम तो नहीं लगाना कि लोग मिले हैं और साजिश चाहिए। करना चाहिए और होगा इंशाल्लाह ताला। जहां तक बात है कि आज ये मिली, और ये नाज बलोच को भी पता है, जैसे उन्होंने फरमाया कि जब अमेरिका जाते हैं तो हम लोगों से मिलते हैं, बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल मिलते हैं। इनको जब ये लोग यहाँ पे आते हैं हर सियासतदान को मिलते हैं, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन आज जो मुलाकात हुई है, ये जो अभी मुलाकात हुई है अमेरिकन कांग्रेस वुमन के साथ, ये एक किस्म का दरवाजा खटखटाया है कि वो देख रहे हैं कि खान साहब हमसे कितने नाराज हैं, ताकि दरवाजा खुले और एक पूरी अमेरिकन अपना जो कुछ उन लोग वो बदमाशी कर चुके हैं उस बदमाशी पर किसी डैमेज कंट्रोल किया। आई थिंक दिस इज टोटली रॉन्ग। ये बड़ा एक गलत स्टेटमेंट है, और इससे जो इंटरनेशनल हमें नुकसान, मेरी नजर में, मेरी ओपिनियन में, ये मेरी ओपिनियन है। मैं अपनी बारी में बात करें, मुझसे सर टाइम खत्म हो रहा है, उनका जवाब अब चाहिए। अच्छा, जी, पूछ रही हैं।